मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो एक फ्यूल स्टेशन पर अपनी कार के साथ बेहद लंबी लाइन में फंसा हुआ है। माहौल पहले से ही चिंताजनक था और तभी अचानक पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है जिससे दोनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि पृथ्वी एक भयानक ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर कोई समाधान नहीं मिला तो आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया के कई हिस्सों में बिजली पूरी तरह समाप्त हो सकती है। इसी संकट से निपटने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों की एक विशेष टीम बनाई गई थी। उनका मिशन था अंतरिक्ष में स्थित एक विशाल स्टेशन पर जाकर शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर नामक तकनीक की मदद से ऐसा ऊर्जा स्रोत तैयार करना जो मानवता की ऊर्जा की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर सके। हालांकि इस प्रेजेंट पर वर्षों से काम चल रहा था और टीम को लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। अब एक नई टीम को उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भेजा जा रहा था और इस टीम का हिस्सा थी एवा। रवाना होने से पहले एवा अपने पति माइकल से कहती है, मैं अंतरिक्ष में नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दरअसल एवा अपने अतीत के एक दर्दनाक हादसे का बोझ अब तक ढो रही थी। एक दुर्घटना में वो अपने बच्चों को खो चुकी थी और अब उसे डर था कि अगर वो माइकल को भी छोड़कर चली गई तो वो पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा। लेकिन माइकल उसे समझाता है कि ये मिशन सिर्फ उनका निजी फैसला नहीं है बल्कि पूरी मानवता की उम्मीद है। वो कहता है, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जाना होगा। इसके बाद कहानी हमें सीधे क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन पर ले जाती है। यहाँ एवा के साथ दुनिया के अलग अलग देशों से आए कई विशेषज्ञ और क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। सातों सदस्य मिलकर लगातार शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है इतनी विशाल ऊर्जा उत्पन्न करना जिससे पृथ्वी की ऊर्जा समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। हर नाकामी के साथ उनकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि स्टेशन के पास प्रयोग चलाने के लिए आवश्यक ईंधन और संसाधन तेजी से कम हो रहे हैं। एक असफल परीक्षण के बाद एवा अपने पति से संपर्क करती है और चिंतित स्वर में बताती है, हमारे पास अब सिर्फ इतने संसाधन बचे हैं कि हम 3 बार और कोशिश कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों प्रयासों में भी असफल रहे तो शायद पृथ्वी को अंधकार में डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ समय बाद टीम एक बार फिर प्रयोग की तैयारी शुरू करती है। लगातार असफलताओं और भारी दबाव की वजह से क्रू मेंबर्स के बीच तनाव बढ़ने लगता है। कुछ लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं और माहौल इतना बिगड़ जाता है कि बहस लगभग लड़ाई में बदल जाती है। सौभाग्य से स्टेशन का कमांडर स्थिति को संभाल लेता है और सभी को अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। इसी दौरान वे पृथ्वी से मिली एक समाचार देखते हैं। समाचार में एक वैज्ञानिक चेतावनी देता है कि शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर की शक्ति पहले के सभी प्रयोगों से कहीं अधिक है। उसका कहना है कि यदि ये तकनीक गलत तरीके से सक्रिय हुई तो अंतरिक्ष में गंभीर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार इससे अलग अलग आयामों के बीच की सीमाएं कमजोर पड़ सकती हैं, जिसके परिणाम बेहद खतरनाक और अप्रत्याशित हो सकते हैं। स्टेशन पर मौजूद कुछ सदस्य ये सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन कमांडर तुरंत उस वीडियो को बंद करवा देता है और सभी को अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देता है। अब टीम अपनी पिछली गलतियों को सुधारती है और अंतिम प्रयास के लिए तैयार हो जाती है। इस बार वे शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को सफलतापूर्वक सक्रिय कर देते हैं। विशाल मशीन के भीतर एक चमकदार ऊर्जा प्रवाह दिखाई देता है। कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोग खुशी से भर उठते हैं। उन्हें लगता है कि वर्षों की मेहनत आखिरकार सफल हो गई है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अचानक मशीन की ऊर्जा नियंत्रण से बाहर होने लगती है। कुछ ही सेकंड में पूरे स्टेशन में जोरदार झटके महसूस होने लगते हैं। कई सिस्टम फेल हो जाते हैं, दीवारें टूटने लगती हैं और स्टेशन के एक हिस्से में भीषण आग भड़क उठती है। क्रू मेंबर्स आग बुझाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी एक और शक्तिशाली धमाका होता है। स्टेशन के बाहर एक रहस्यमयी ऊर्जा लहर दिखाई देती है। कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन की बनावटी गुरुत्वाकर्षण सिस्टम बंद हो जाती है और हर चीज हवा में तैरने लगती है। फिर अचानक सब कुछ सामान्य हो जाता है। टीम तुरंत वेंटिलेशन सिस्टम चालू करती है और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पा लेती है। काफी देर की अफरा तफरी के बाद हालात शांत होने लगते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये विस्फोट सिर्फ एक तकनीकी दुर्घटना नहीं था। दरअसल इसी पल कुछ ऐसा घट चुका है जो उनकी वास्तविकता को हमेशा के लिए बदलने वाला है। लेकिन उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि सबसे बड़ी परेशानी पीछे छूट चुकी है। असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। जब एवा स्टेशन के सिस्टम्स की जांच करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले डेटा के मुताबिक पृथ्वी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। यह कैसे हो सकता है? एवा की आवाज कांप उठती है। ये खबर सुनते ही पूरे क्रू में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। कुछ लोगों को तो ये डर भी सताने लगता है कि कहीं उनके प्रयोग ने ही किसी विनाशकारी घटना को
जन्म तो नहीं दे दिया? सबके मन में एक ही सवाल था, क्या पृथ्वी सचमुच गायब हो चुकी है? क्रू मेंबर घबराहट में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। माहौल को नियंत्रित करने के लिए कैप्टन सभी को आदेश देता है कि वे अनुमान लगाने के बजाय स्टेशन की मरम्मत पर ध्यान दें। इसी दौरान एवा एक और अजीब बात नोटिस करती है। स्टेशन का नेविगेशन स्पेशलिस्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो ये बात कप्तान को बताने जा रही होती है, तभी अचानक किसी महिला की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। सभी लोग आवाज का पीछा करते हुए स्टेशन के अंदर के हिस्से तक पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक अनजान महिला तारों के बीच बुरी तरह फंसी हुई थी। हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही उसने एवा को देखा, उसने सीधे उसका नाम लेकर पुकारा, एवा, मेरी मदद करो। लेकिन एवा ने उस लड़की को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, वो स्टेशन के अंदर कैसे पहुंची और उसे एवा का नाम कैसे पता था। कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कैप्टन फैसला करता है कि पहले लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। काफी मशक्कत के बाद उसे तारों से छुड़ाया जाता है और मेडिकल बे में ले जाकर उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। उधर पृथ्वी पर माइकल अचानक एक तेज धमाके की आवाज सुनकर चौंक जाता है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो हर तरफ अफरा तफरी मची हुई दिखाई देती है। कई जगह छोटे छोटे विस्फोट हो रहे थे और शहर के अलग अलग हिस्सों में आग लगी हुई थी। आखिर पृथ्वी पर क्या हो रहा था, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। कहानी फिर से स्पेस स्टेशन की ओर लौटती है। यहाँ अब हालात पहले से भी ज्यादा विचित्र होते जा रहे थे। कुछ उपकरण अपने आप जगह बदल रहे थे। कई चीजें बिना किसी कारण के गायब हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो स्टेशन के भीतर भौतिकी के नियम ही बदल गए हों। इसी बीच एक महिला क्रू मेंबर के साथ बेहद अजीब घटना घटती है। उसकी एक आंख अस्वाभाविक तरीके से मुड़ने लगती है और उसे लगातार अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कुछ देर बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। वो सीधे 3D प्रिंटर के पास जाती है और वहाँ एक हथियार तैयार करने लगती है। इसके बाद वो अपने ही साथी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचा पाती, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। बाकी मेंबर्स तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वे उसकी हालत जांचने की कोशिश करते हैं, एक और भयानक घटना घट जाती है। उसका शरीर अंदर से बुरी तरह प्रतिक्रिया करने लगता है। उसकी सांसें अनियंत्रित हो जाती हैं, आंखें फैल जाती हैं और कुछ ही क्षणों में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये दृश्य देखकर पूरा क्रू दहशत में आ जाता है। उधर तारों में फंसी मिली रहस्यमयी लड़की को भी होश आ चुका था। जैसे ही वो एवा को देखती है, हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका लहजा ऐसा था जैसे वो एवा को वर्षों से जानती हो। वो अपना नाम मीना बताती है और दावा करती है कि वो पिछले 2 सालों से इसी स्टेशन पर काम कर रही है। लेकिन एवा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम हमारी टीम का हिस्सा भी नहीं हो। पिछले 2 सालों से तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अब दोनों ही एक दूसरे की बातों से उलझ चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों अलग अलग सच्चाइयों पर विश्वास कर रही हो। फिर मीना अचानक एवा के और करीब आकर फुसफुसाती है, स्मिथ पर भरोसा मत करना। शेफर्ड सिस्टम की सारी समस्याओं के पीछे वही है। ये बात कैप्टन भी सुन लेता है। हालात पहले से ही खराब थे, इसलिए वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। सावधानी के तौर पर स्मिथ को एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। बेचारा स्मिथ खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उधर पृथ्वी पर माइकल जवाब तलाशने के लिए शहर की सड़कों पर निकल पड़ता है। तभी उसका एक दोस्त उसे कॉल करता है। वो बताता है कि क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन अपनी निर्धारित स्थिति से पूरी तरह गायब हो चुका है और अंतरिक्ष एजेंसियां उसकी लोकेशन तक ट्रैक नहीं कर पा रही हैं। ये सुनते ही माइकल का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसी स्टेशन पर उसकी पत्नी एवा मौजूद थी। चलते चलते वो एक बुरी तरह तबाह हो चुकी इमारत के सामने पहुंचता है। तभी इमारत के पीछे से किसी विशालकाय चीज की परछाई दिखाई देती है। उसका आकार इतना बड़ा था कि माइकल कुछ पल के लिए वहीं रुक जाता है, लेकिन अभी ये हमें नहीं दिखाया जाता कि वो चीज आखिर थी क्या। इसी दौरान उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो डरी हुई मदद के लिए पुकार रही थी। माइकल तुरंत उसकी मदद करता है। वहीं स्पेस स्टेशन पर एक और चौंकाने वाली घटना घटती है। मंडी स्टेशन की दीवारों के भीतर फंसे कुछ हिस्सों को ठीक कर रहा होया है, तभी अचानक मशीन उसके हाथ को अपनी ओर खींच लेता है। वो दर्द से चीख उठता है। बाकी मेंबर्स दौड़कर उसकी मदद करते हैं और किसी तरह उसे छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब वे उसके हाथ को देखते हैं तो उनकी सांसें थम जाती हैं। मंडी का पूरा हाथ गायब हो चुका था। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे न दर्द महसूस हो रहा था और न ही खून निकल रहा था, मानो उसका हाथ कभी था ही नहीं। अब तक हो चुकी घटनाओं ने पूरे क्रू को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। हर गुजरते मिनट के साथ स्टेशन किसी बुरे सपने में बदलता जा रहा था और स्मिथ, जिसे बाकी लोगों ने कैद कर रखा था, अभी उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस रहस्यमयी तबाही के पीछे सच्चाई क्या है। तभी अचानक स्मिथ की कैद वाले कमरे का
का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसे बाहर से किसी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो सावधानी से बाहर निकलकर देखता है तो उसके सामने ऐसा नजारा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वहाँ उसे मंडी का वही कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो हाथ अपने आप हिल रहा था, मानो उसके अंदर अभी भी जान बाकी हो। स्मिथ घबराकर बाकी क्रू मेंबर्स को बुलाता है। कुछ ही पलों में सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और किसी तरह उस हाथ को पकड़कर एक सुरक्षित चैम्बर में बंद कर देते हैं। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। वो हाथ लगातार हरकत कर रहा था, जैसे किसी से कुछ कहना चाहता हो। क्रू मेंबर्स उसके सामने कागज और पेन रख देते हैं। कुछ सेकंड बाद वो हाथ लिखना शुरू करता है। जो शब्द कागज पर उभरते हैं उन्हें देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। लिखा था, मरे हुए क्रू मेंबर के शरीर को काटो। ये सुनने में पागलपन जैसा लग रहा था, लेकिन अब तक स्टेशन पर जो कुछ हो चुका था उसके बाद किसी भी बात को पूरी तरह नजरअंदाज करना मुश्किल था। आखिरकार वे उसकी बात मान लेते हैं। जैसे ही वे मृत मेंबर्स के शरीर की जांच करते हैं, उन्हें उसके भीतर फंसा हुआ नेविगेशन मॉड्यूल मिल जाता है, जो पहले कहीं भी नहीं मिल रहा था। ये खोज जितनी चौंकाने वाली थी उतनी ही भयानक भी, मानो स्टेशन खुद उन्हें संकेत देने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि उनके पास इन घटनाओं के बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था, उन्हें आगे बढ़ना था। नेविगेशन सिस्टम चालू होते ही पूरी टीम पृथ्वी को खोजने में जुट जाती है। कुछ देर बाद आखिरकार उन्हें पृथ्वी का सिग्नल मिल जाता है। ये देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। कई दिनों बाद पहली बार उनके चेहरों पर उम्मीद दिखाई देती है। कुछ लोग खुशी से जश्न मनाने लगते हैं, जबकि बाकी पृथ्वी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन संपर्क बनने से पहले ही उन्हें एक समाचार दिखाई देता है और ये खबर उनकी सारी खुशियां छीन लेती है। समाचार में बताया जा रहा था कि शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर की दुर्घटना के बाद क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन पूरी तरह नष्ट हो चुका है और उसका मलबा अटलांटिक महासागर में गिर चुका है। ये सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। अगर स्पेस स्टेशन नष्ट हो चुका था तो फिर वे अभी कहाँ थे और जिस स्टेशन में वे खड़े थे वो क्या था? अब तक बिखरे हुए सारे सुराग एक सदस्य के दिमाग में जुड़ने लगते हैं। वो पिछली घटनाओं को याद करता है। उसे याद आता है कि एक्सेलरेटर के सक्रिय होने के तुरंत बाद एक भीषण ऊर्जा विस्फोट हुआ था। एक अंधा कर देने वाली रोशनी पूरे स्टेशन में फैल गई थी और उसी क्षण से सारी अजीब घटनाएं शुरू हुई थीं। रहस्यमयी लड़की मीना का प्रकट होना, चीजों का गायब होना, भौतिकी के नियमों का टूटना, सब कुछ उसी के बाद हुआ था। तभी उसे सच्चाई समझ में आती है। वो बाकी लोगों को बताता है कि शायद एक्सेलरेटर ने किसी तरह दो अलग अलग वास्तविकताओं को आपस में जोड़ दिया है। संभव है कि वे अपनी दुनिया से निकलकर किसी दूसरी समानांतर वास्तविकता में पहुंच गए हों। यही वजह थी कि मीना उन्हें पहचानती थी। उसकी दुनिया में शायद यही स्पेस स्टेशन मौजूद था, लेकिन वहाँ हालात अलग थे। अब टीम को समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें अपने घर वापस लौटना है तो उन्हें वही प्रक्रिया दोहरानी होगी जिसने उन्हें यहाँ पहुँचाया था। कुछ सदस्य सुझाव देते हैं कि उन्हें इसी पृथ्वी पर उतर जाना चाहिए और यहाँ के लोगों से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन बाकी लोग सहमत नहीं होते क्योंकि ये उनकी दुनिया नहीं थी। आखिरकार फैसला लिया जाता है कि वे शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को फिर से ठीक करेंगे और उसी की मदद से अपनी वास्तविकता में लौटने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये काम आसान नहीं था। मरम्मत के दौरान एक सदस्य को स्टेशन के जल प्रबंधन सिस्टम तक पहुंचना पड़ता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है कि तभी अचानक वहां गंभीर खराबी आ जाती है। एक साथ कई वाल्व खुल जाते हैं। तेज दबाव के साथ पानी पूरे सेक्शन में भरने लगता है। बाकी सदस्य उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंच पाते, पीछे की दीवार का एक हिस्सा टूट जाता है। तुरंत बाद आपातकालीन कूलिंग सिस्टम सक्रिय हो जाती है और कुछ ही सेकंड में पूरा पानी बर्फ में बदलने लगता है। सब कुछ इतना तेजी से होता है कि वो मेंबर बच नहीं पाता। उसके साथ ही उसकी आंखों के सामने बर्फ में कैद हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। कमांडर भारी आवाज में कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये दुनिया हमें खत्म कर देगी। अब ये बात लगभग साफ हो चुकी थी कि ये वास्तविकता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन समस्या ये थी कि टीम के कई सदस्य मर चुके थे और जो बचे थे वे भी शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके थे। इसी दौरान मीना फैसला करती है कि वो उनकी मदद करेगी। उसकी एक ही शर्त थी, अगर वे सफल हुए तो उसे उसकी दुनिया में वापस भेजने की कोशिश करेंगे। दिन बीतने के साथ एवा और मीना के बीच एक गहरी दोस्ती बन जाती है। एक बातचीत के दौरान एवा अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द साझा करती है। वो बताती है कि एक दुर्घटना में उसने अपने बच्चों को खो दिया था। ये घाव आज तक उसके दिल में जिंदा था। मीना कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मेरी दुनिया में तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं। ये सुनकर एवा का दिल थम जाता है। मीना उसे कुछ वीडियो दिखाती है। उन वीडियो में एवा के बच्चे हंसते, खेलते और बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य देखकर एवा की आंखें भर आती हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती। अब उसके भीतर एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। अगर इस वास्तविकता में उसके बच्चे जीवित
थे तो शायद यहाँ की घटनाएं अलग तरह से घटी थीं। शायद वो दुर्घटना कभी हुई ही नहीं। अब पहली बार एवा के मन में अपनी दुनिया में लौटने के बजाय यहीं रुक जाने का विचार आने लगता है। वो सोचने लगती है क्या ये उसे अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पाने का दूसरा मौका दे सकता है। उधर बाकी सदस्य एक्सेलरेटर की मरम्मत में जुटे रहते हैं। संसाधन कम थे, समय भी कम था, लेकिन उनके पास कोशिश करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच एक इंजीनियर जिसने अपना एक हाथ खो दिया था, दर्द और थकान के बावजूद मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम को दोबारा चालू करने में लग जाता है, क्योंकि अब उनकी किस्मत उसी मशीन से जुड़ी हुई थी। लेकिन तभी एक और मुसीबत उनके सामने आ खड़ी होती है। पता नहीं कैसे अचानक स्टेशन का मैग्नेटिक फील्ड अस्थिर हो जाता है। पूरे सिस्टम में गंभीर खराबी आने लगती है और कुछ ही पलों में वहाँ आग भड़क उठती है। अलार्म लगातार बज रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। स्थिति और भी भयानक हो जाती है जब भारी धातु के टुकड़े और चुंबकीय उपकरण तेजी से एक दिशा में खींचने लगते हैं। दुर्भाग्य से एक क्रू मेंबर उसी क्षेत्र में फंस जाता है। कुछ ही सेकंड में वो विस्फोट और आग की चपेट में आ जाता है। उसके साथ ही दूसरी तरफ से ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखते हैं, लेकिन चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाते। अब तक वे कई साथियों को खो चुके थे और हर नई मौत उनके हौसले को थोड़ा और तोड़ रही थी। लेकिन दुख मनाने का समय नहीं था। जिस सेक्शन में आग लगी थी उसे तुरंत स्टेशन से अलग करना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पूरा स्टेशन नष्ट हो सकता था। कमांडर और बाकी बचे सदस्य इस जोखिम भरे काम के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब वे आपातकालीन दरवाजे तक पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो पूरी तरह जाम हो चुका है। अब केवल एक ही रास्ता बचा था। किसी एक व्यक्ति को उस हिस्से के अंदर रहकर सिस्टम को मैन्युअली बंद करना होगा और इसका मतलब था वापसी का कोई रास्ता नहीं। कैप्टन बिना एक पल गंवाए स्वयं आगे बढ़ते हैं। वो अपने साथियों की ओर आखिरी बार देखते हैं, हल्की सी मुस्कान देते हैं और फिर उस सेक्शन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी ओर मौजूद टीम मजबूरी में उस हिस्से को स्टेशन से अलग कर देती है, लेकिन इसके साथ ही कैप्टन की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। सभी लोग टूट चुके थे, फिर भी उन्हें आगे बढ़ना था। उधर एवा जो इस नई वास्तविकता की पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रही थी, मीना को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करती है ताकि वो कम से कम अपने घर वापस पहुंच सके। दोनों एस्केप पॉड की ओर बढ़ती हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर बैठती हैं, अचानक मीना अपना असली इरादा दिखा देती है। वो एवा पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। दरअसल मीना इस पूरे स्टेशन पर कब्जा करना चाहती थी। उसकी दुनिया का स्पेस स्टेशन नष्ट हो चुका था और उसके ग्रह को अब भी ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा था। अगर वो इस स्टेशन और शेफर्ड एक्सेलरेटर पर नियंत्रण हासिल कर लेती तो अपनी दुनिया को बचा सकती थी। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो बाकी बचे सदस्यों को भी रास्ते से हटाने निकल पड़ती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एवा मरी नहीं थी, वो केवल बेहोश हुई थी। कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और वो तुरंत मीना के पीछे पहुंचती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे बताती है कि ये रास्ता और अधिक तबाही लाएगा। मीना कुछ पल के लिए उसकी बातें सुनने में व्यस्त हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर स्मिथ उस पर झपट पड़ता है और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई के दौरान गोली चल जाती है। गोली स्मिथ को लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब एवा और मीना आमने सामने थीं। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। मीना धीरे धीरे एवा पर भारी पड़ने लगती है, लेकिन तभी एवा के हाथ मीना की बंदूक लग जाती है। वो ट्रिगर दबा देती है। गोली सीधे किसी व्यक्ति को नहीं लगती, बल्कि पास मौजूद एक खिड़की को तोड़ देती है। अचानक चैम्बर के अंदर वैक्यूम बनना शुरू हो जाता है। तेज दबाव की वजह से हवा बाहर खींचने लगती है। मीना खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी थी। वो वैक्यूम की चपेट में आकर बाहर अंतरिक्ष में खिंच जाती है। कुछ ही क्षणों में वो अंधेरे अंतरिक्ष में गायब हो जाती है। इस तरह एवा की जान बच जाती है। अपने सामने घट रही घटनाओं को देखकर एवा पूरी तरह स्तब्ध थी, लेकिन वो खुद को संभालती है और तुरंत घायल स्मिथ को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। वो उसका उपचार करती है और फैसला करती है कि अब उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपनी वास्तविक दुनिया में लौटना होगा। शेफर्ड एक्सेलरेटर की मरम्मत पूरी होने के बाद एवा एक आखिरी काम करती है। वो इस वास्तविकता की एवा के लिए एक विस्तृत वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है। उस संदेश में वो अपने जीवन की पूरी कहानी बताती है। वो चेतावनी देती है कि अगर घर में कोई ऐसा निर्माण या बदलाव होने वाला है जो भविष्य में हादसे का कारण बन सकता है तो उसे तुरंत रोका जाए। साथ ही वो ये भी समझाती है कि शेफर्ड एक्सेलरेटर को सुरक्षित रूप से संचालित कैसे किया जा सकता है। अपना संदेश भेजने के बाद एवा और स्मिथ अंतिम बार मशीन को सक्रिय करते हैं। एक बार फिर वही रहस्यमयी ऊर्जा पूरे स्टेशन में फैल जाती है। चमकदार रोशनी उन्हें घेर लेती है और अगले ही पल वे अपनी वास्तविकता में लौट आते हैं। अब सब कुछ अलग था। पृथ्वी से संपर्क फिर से स्थापित हो चुका था। मिशन सफल दिखाई दे रहा था। ऊर्जा संकट का समाधान भी सामने था। एवा के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून दिखाई देता है। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि मानवता का भविष्य सुरक्षित हो गया है। स्टेशन से आदेश आता है कि एवा और स्मिथ छोटे स्पेस शटल्स के जरिए पृथ्वी पर लौट आएं।
वे वापसी की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसी समय पृथ्वी पर माइकल को एक कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि उसकी पत्नी एवा सुरक्षित है और जल्द ही वापस लौटने वाली है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ये खबर सुनकर वो खुश नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, मानो उसे किसी ऐसी सच्चाई का पता हो जिससे बाकी दुनिया अब तक अनजान थी। और फिर फिल्म अपना अंतिम रहस्य दर्शकों के सामने रखती है। घने बादलों के ऊपर से एक विशालकाय प्राणी का सिर उभरता दिखाई देता है। उसका आकार इतना बड़ा था कि पूरी सभ्यता उसके सामने नगण्य लग रही थी। यही संकेत मिलता है कि अंतर पैरेलल यूनिवर्स ने केवल स्पेस स्टेशन को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि पृथ्वी पर भी कुछ भयानक परिणाम छोड़ दिए हैं। क्या अलग अलग वास्तविकताओं के टकराने से इन विशाल जीवों का आगमन हुआ? क्या मानवता अब एक नए खतरे का सामना करने वाली है? फिल्म इन सवालों के जवाब नहीं देती, बल्कि दर्शकों को कोई स्पष्ट जवाब देने के बजाय रहस्य और कल्पनाओं के बीच अधूरी छोड़ देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।